आभार है, अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का आपके इस स्टडी चैनल पे। मैं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं आपका स्टडी चैनल कॉमर्स सोसाइटी। यहाँ पे अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, टैक्सेशन और कॉमर्शियल मैथमेटिक्स के टॉपिक वाइज चैप्टर अपलोड हैं और अपलोड हो रहे हैं। कृपा करके इसका बेनिफिट आप खुद भी लें और शेयर करके औरों को भी दें। आज हम लोग इस वीडियो में मैनेजमेंट अकाउंट्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए, हम लोग जो भी अकाउंट्स करते हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल, कैश बुक, बीआरएच जो भी बनाते हैं, इसका फाइनल स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। मतलब किसी भी बिजनेस का इकोनॉमिक पोजीशन एंड सॉल्वेंसी पोजीशन को जानने के लिए हम लोग ये सारा अकाउंट करते हैं। माने ये बिज़नेस कितना प्रॉफिट कमाता है या इसमें लॉस होता है या इसका कितना एसेट्स और कितना लायबिलिटीज़ है, इसको जानने के लिए हम लोग सारा अकाउंट्स करते हैं। इसके लिए हम लोग बनाते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, वहाँ से निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसका बैलेंस आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वहाँ से निकलता है नेट प्रॉफिट। आजकल डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है, और वो बैलेंस शीट में आता है। तो हमारा जो सबसे फाइनल स्टेटमेंट बनता है वो बैलेंस शीट बनता है। और बैलेंस शीट जो होता है वो ये बताता है कि कितना का एसेट्स है और कितना का लायबिलिटी है, ये हमको बताता है। यहाँ एक एग्जांपल देखिए, ये एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2021 का ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। ध्यान से देखिए, इसमें कैपिटल है 20 रुपीज़ का, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ है 50 रुपीज़ का, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 30 रुपीज़ का, टोटल 100 है। और एसेट साइड में फिक्स एसेट है 30 रुपीज़ का, इन्वेस्टमेंट है 10 रुपीज़ का, अदर करंट एसेट्स है 40 रुपीज़ का और कैश बैंक है 20 रुपीज़ का। ये दिसंबर 2021 का बैलेंस शीट है जिसका टोटल 100 है, ठीक है। अब क्या हुआ, 2021 से लेके 2022 के बीच में हमको 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। हम लोग ने ट्रेडिंग पीएल बनाया, वहाँ से प्रॉफिट निकला, तो पता लगा 2021 से 2022 के बीच में 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो जब हम लोग 2022 का बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये जो 40 रुपीज़ है, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो इस कैपिटल में ऐड हो जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ये आपका 60 रुपीज़ हो जाएगा। या कंपनी है या और कोई फॉर्मेट है पर रिजर्व सरप्लस बोल के उसमें प्रॉफिट आ जाएगा 40 रुपीज़ का। ये टोटल हो जाएगा 140 लायबिलिटी साइड का। और ये कैश बैंक जो है वो 20 रुपीज़ से 60 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। अगर ये 40 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है 21 से 22 के बीच में, तो 40 रुपीज़ से हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, 60 रुपीज़ हो जाएगा। या यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोल के 40 रुपीज़ आ जाएगा। लायबिलिटीज़ का टोटल हो जाएगा 140 और एसेट्स में हमारा जो कैश बैंक 20 रुपीज़ है वो 20 के बदले 60 हो जाएगा, इसका भी टोटल हो जाएगा 1। तो दो डेट का बैलेंस शीट हमको ये बताएगा कि 2021 में कितना का एसेट्स और लायबिलिटीज़ था। दो डेट का बैलेंस शीट हमको ये बताएगा कि 2021 में कितना का एसेट्स और लायबिलिटीज़ था और 2022 में कितना का एसेट्स और लायबिलिटीज़ था। जैसे इस एग्जांपल में 2021 में 100 का एसेट्स और लायबिलिटीज़ था, 2022 में 140 का एसेट्स और लायबिलिटी है। ये टोटल 140 हो जाएगा, ठीक है। एक बात और देख लीजिए, ये जो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट है ये जरूरी नहीं है कि कैश में ही हो सकता है आप इससे कोई फिक्स एसेट खरीद लिए हो सकता है इन्वेस्टमेंट कर लिए हो, या हो सकता है इससे आप किसी लायबिलिटी का पेमेंट कर दिए हो, ये भी तो हो सकता है। ये 40 रुपीज़ कहाँ गया ये बैलेंस शीट आपको नहीं बताएगा। दो डेट के बैलेंस शीट के डिफरेंस में जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो प्रॉफिट या लॉस कहाँ गया ये नहीं बताएगा, या कहाँ से आया ये भी नहीं बताएगा। अगर ये हम जानना चाहें कि ये 40 रुपीज़ कहाँ से आया है और कहाँ गया है, अगर ये हम जानना चाहें तो ये बैलेंस शीट हमको नहीं बताएगा। और ये जानना मैनेजमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट ये जान जाए कि ये प्रॉफिट जो है वो कहाँ से हो रहा है, ये जो कैश आ रहा है कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ताकि जहाँ से रुपया आता है वहाँ ज़्यादा ध्यान देगा, जहाँ रुपया खर्च होता है वहाँ ज़्यादा ध्यान देगा, ताकि आए अधिक से अधिक और जाए कम से कम। इसी चीज़ को जानने के लिए
हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी चीज़ को जानने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आया क्यों बनाते हैं? तो इस तरह से इसका डेफिनेशन आया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ कैश इनफ्लो एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश आउटफ्लो। इसी को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट में हम लोगों को सोर्सेज ऑफ कैश एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश को दिखाना पड़ेगा। ये दो तरीके से बनता है, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है डायरेक्ट मेथड। ये देखिए इसका फॉर्मेट है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से है। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द पीरियड जितना आप बना रहे हैं, फॉर द पीरियड फ्रॉम 2021 टू 2022 आप जिसका बना रहे हैं, ये जो है ये इनडायरेक्ट मेथड है। यहाँ पे जो इनडायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अंदर 3 पार्ट होता है, ये देखिए लिखे हैं। सबसे पहला पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दूसरा पार्ट होता है नंबर बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसका तीसरा पार्ट होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसका 3 पार्ट होता है इस इनडायरेक्ट मेथड में। जो सबसे पहला पार्ट होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब किसी भी बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो प्रॉफिट जनरेट होता है वो हम लोग यहाँ दिखाते हैं। इसके अंदर माइनली ये 3 चीज़ आता है। पहला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, दूसरा है एडजस्टमेंट ऑफ करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी, और तीसरा है पेमेंट ऑफ टैक्स। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल क्या होता है वो देखिए हम यहाँ निकाले हैं। ये इसको यहाँ निकाल के वहाँ बैठा देंगे। इसमें क्या होता है, पहले दोनों डेट के प्रॉफिट का डिफरेंस ले लेंगे। मान लीजिए हमारा क्लोजिंग प्रॉफिट है 20,000, ओपनिंग प्रॉफिट है 15,000, तो यहाँ आ जाएगा 5,000। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 ठो ऐड है और एक लेस है। यहाँ पे ये लेस है। ये जो हमारा ऐड वाला आइटम है, ये जो हमारा ऐड वाला आइटम है, जितना भी लॉस होगा वो सब ऐड हो जाएगा। लॉस करने का मतलब ऐसा लॉस जिसमें कैश आउटफ्लो नहीं हो या जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग लॉस। वो सब यहाँ ऐड हो जाएगा। आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, पीएल का डेबिट साइड का जो भी आइटम होगा जिसमें नॉन कैश और नॉन ट्रेडिंग होगा वो सब ऐड हो जाएगा। तो यहाँ ऐड में देखिए 2 पार्ट किए हैं। एक तो किए ट्रांसफर टू रिजर्व प्रोविजन फंड, मतलब जो भी एप्रोप्रिएशन नेचर का आइटम होगा वहाँ इसको अलग कर देंगे, बाकी को अलग करेंगे। जितना भी ऐड वाला आइटम होगा उसमें एप्रोप्रिएशन वाला अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब ऊपर आ जाएगा। ये सब नॉन कैश है, ये सब पीएल के डेबिट में आता है, ये सब ऐड हो जाएगा। और इसमें जो ऐड होगा वो आपका होगा, जैसे मान लीजिए गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये सब नॉन कैश लॉस और एक्सपेंसेस है, ये सब यहाँ ऐड होगा। मोटामोटी पीएल के डेबिट का आइटम ऐड होगा और पीएल के क्रेडिट का आइटम लेस होगा। मतलब नॉन कैश नॉन ट्रेडिंग चार्जेज ऐड होगा और नॉन कैश नॉन ट्रेडिंग इनकम लेस होगा। इसको करके ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल ये वाला अमाउंट निकाल के वहाँ बैठा देंगे। बुक में क्या किया कि इस आइटम को भी यही लिख दिया, तो ये थोड़ा सा डरावना हो गया है, तो हम वो जो डरावना वाला चीज़ था उसको हटा के यहाँ अलग कर दिए, यहाँ कैलकुलेट करके वहाँ बैठा। ठीक है, तो इसमें 3 आइटम आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी और पेमेंट ऑफ टैक्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल यहाँ हम लोग अलग से निकाल के वहाँ बैठा देंगे ताकि आसान लगे, डरावना लगे देखने में। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, इसमें लिखिए फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये सब का खरीद बिक्री का रिकॉर्ड यहाँ होगा। बिल्डिंग खरीदा, पैसा गया, यहाँ नेगेटिव फिगर होगा सेकंड वाला में, इन्वेस्टिंग में। प्लांट बेच दिया, पैसा आया, ये सेकंड वाला में पॉजिटिव फिगर होगा, तो इसमें ये रिकॉर्ड होगा। और तीसरा वाला है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बिजनेस करने के लिए जो भी फाइनेंस हम इकट्ठा करते हैं, शेयर्स, डिबेंचर, लोन, हाँ डिविडेंड, ये सब यहाँ है। लिखिए शेयर, डिबेंचर, लोन, डिविडेंड, ये सब आइटम यहाँ आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ लिखते हैं हम लोग, नेट इन, ये तीनों मिला के नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश कितना हुआ,
ड्यूरिंग द ईयर में ये वाला आइटम, उसमें हम लोग ये वाला आइटम, उसमें हम लोग ओपनिंग कैश बैंक को जोड़ देंगे, ये क्लोजिंग कैश बैंक आ जाएगा। यही हमको निकालना है। ये तो था हमारा इनडायरेक्ट। और अगर डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे तो ये जो पहला वाला आइटम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जिसमें ये 3 आइटम बताए हैं, ये रिप्लेस हो जाएगा। इसके जगह ये आ जाएगा, ये जो यहाँ लिखे हैं, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कैश सेल, अदर इनकम, लेस कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू एम्प्लॉई, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये घट जाएगा। लेस इनकम टैक्स, ऐड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसीप्ट्स, ये करके जो अमाउंट आएगा वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। इस तीनों आइटम के बदले में ये आइटम यहाँ लिख देंगे हम लोग, बाकी ये दोनों सेम रहेगा। तो इस तरह से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को करके आपको बताते हैं कि इसका कैसा क्वेश्चन रहता है और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये एक इस चैप्टर का पहला सम्स है। इसमें 2 साल का बैलेंस शीट दिया हुआ है, एक 2020 का है, एक 2021 का है, जिसका टोटल 60,000 एंड 65,000 है, और नीचे 4 एडजस्टमेंट दिया हुआ है। इससे हम लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। इसको सॉल्व करने का कुछ स्टेप्स है, इसी स्टेप्स में हम लोग हर सम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये इसका टोटल 6 स्टेप है। पहला स्टेप है ड्रॉ द फॉर्मेट। दूसरा स्टेप है रिकॉर्ड द नेट इंक्रीज एंड डिक्रीज विथ ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बैंक। तीसरा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एंड पुट देयर कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट इन फॉर्मेट। चौथा है रिकॉर्ड इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। पांचवा है चेक रिमेनिंग आइटम फ्रॉम ओल्ड बैलेंस शीट एंड पुट देयर इफेक्ट इन फॉर्मेट। और लास्ट है बैलेंस कर देना। ये टोटल 6 स्टेप है। पहला स्टेप है फॉर्मेट। देखिए, ये इसका फॉर्मेट है। फॉर्मेट तो हो गया, उसके बाद हम लोग ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैंक को हम लोग एडजस्ट करेंगे। क्वेश्चन में देखिए, ओपनिंग कैश बैलेंस है 2000 और क्लोजिंग कैश बैलेंस है 3000। इसका मतलब नेट इंक्रीज हुआ है 1000, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 1000। इसके ऊपर अंडरलाइन करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 2000 दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये जोड़ के क्लोजिंग आ जाएगा। ये हो जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये दूसरा काम करेंगे, जितना हमारा कैश इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है यहाँ लिख देंगे, उसमें ओपनिंग वाला जोड़ के क्लोजिंग कर देंगे। तीसरा काम हमारा फॉर्मेट बोला है कि ये वाला बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ये वाला बनाएंगे और इसका कॉरस्पॉन्डिंग इफेक्ट यहाँ लाएंगे एडजस्टमेंट के साथ। देखिए, पहला एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2000। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 2000। तो एक तो हमारा ये लॉस है, खर्च है, वो भी नॉन कैश है। ये देखिए यहाँ पर आएगा, जितना भी डेबिट का आइटम होगा पीएल का वो ऐड होगा इन दोनों में, और जो क्रेडिट का आइटम होगा वो लेस होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी। ये है 2000 रुपीज़। और इसका दूसरा इफेक्ट मशीनरी अकाउंट में होगा। अभी हम लोग बिना अकाउंट खोले कर लेते हैं, फिर अकाउंट खोल के कैसे बनाते हैं वो बताएंगे आगे सम्स में। तो डेप्रिसिएशन 2000 यहाँ लिख दीजिए। और बैलेंस शीट में देखिए, फिक्स एसेट में आपका प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, ओपनिंग में 25,000 है, 2000 का डेप्रिसिएशन हो गया है, तो क्लोजिंग में 23,000 होना चाहिए, लेकिन 20,000 है। तो ये जो 3000 का डिफरेंस है ये सेल है। अगर कम है तो सेल हुआ है और ज़्यादा है तो परचेज हुआ है। यहाँ पे कम हो गया है, 23 आना चाहिए था, 20,000 है, मतलब 3000 का मशीनरी सेल हुआ है। तो
तो फिक्स एसेट का रिकॉर्ड इस सेकंड वाला में होता है, इन्वेस्टिंग में होता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 3000 लिखेंगे, वो भी पॉजिटिव फिगर। परचेज होता तो नेगेटिव हो जाता, ब्रैकेट में हो जाता। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है डिविडेंड पेड 5000 और फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट है टैक्स पेड 5000। तो ये जो डिविडेंड और इनकम टैक्स होता है इसका पहले प्रोविज़न बनता है, उसके बाद पेमेंट होता है। प्रॉफिट से रुपया पहले प्रोविज़न में आता है और फिर प्रोविज़न से पेमेंट होता है, मतलब पहले प्रोविज़न और फिर प्रोविज़न से पेमेंट होता है। तो ये जो 5000 का डिविडेंड पेड हुआ है और 5000 का टैक्स पेमेंट हुआ है, पहले इसका प्रोविज़न बनेगा। ये नॉन कैश आइटम है, ये यहाँ पे ऐड होगा। तो जितना भी रिजर्व प्रोविजन होता है वो ऊपर आता है, यहाँ लिखते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे हम लोग ऐड में प्रोविज़न फॉर डिविडेंड और प्रोविज़न फॉर टैक्स। डिविडेंड भी 5000 है, टैक्स भी 5000 है। तो डिविडेंड यहाँ आएगा थर्ड वाला में, यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड 5000 ब्रैकेट में, और टैक्स आएगा ये फर्स्ट वाले में। निगेटिव फिगर क्योंकि पेमेंट हो रहा है। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट है डिबेंचर रिडीम हुआ है 4900। इशू का उल्टा रिडीम होता है, जब इशू होगा डिबेंचर तो पैसा आएगा, रिडीम होगा तो पैसा जाएगा। क्वेश्चन में देखिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर 5000 ओपनिंग में है, क्लोजिंग में कुछ नहीं है, मतलब पेमेंट हो गया है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि 5000 का जो ओपनिंग का डिबेंचर है, एडजस्टमेंट में बोला है कि उसको 4900 ही पेमेंट हुआ है, मतलब 100 रुपया डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है, मतलब 100 रुपया रिडम्पशन ऑन डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है, जो हमारे लिए गेन है। 5000 के बदले में 4900 पेमेंट किया है तो 100 रुपया गेन है। तो ये जो 4900 पेमेंट की है ये थर्ड वाला में आएगा। शेयर डिबेंचर सब इसमें आता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 4900 ब्रैकेट में होगा, और 100 रुपीज़ का गेन हुआ है। 100 रुपीज़ का जो गेन हुआ वो यहाँ आएगा लेस में। प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये एडजस्टमेंट ख़त्म। इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी करेंगे, ये वाला। इसको करते वक्त आप ये याद रखिएगा, जैसे हमारा डेटर ओपनिंग में 1 लाख है और क्लोजिंग में 70,000 है, इसका मतलब ये हुआ कि डेटर 30,000 पेमेंट किया है, डेटर से 30,000 कैश रिसीव हुआ है, ये इसका मतलब हुआ है। इसका मतलब डेटर डिक्रीज होगा तो पैसा आएगा, डेटर इंक्रीज होगा तो पैसा जाएगा। मतलब करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो कैश इनफ्लो होगा, ऐड होगा, और करंट एसेट्स इंक्रीज होगा तो कैश आउटफ्लो होगा। और करंट लायबिलिटी में करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो पैसा गया, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो पैसा आया। मतलब करंट एसेट्स में अपोजिट होता है, करंट लायबिलिटीज में स्ट्रेट होता है। करंट एसेट्स में अपोजिट होता है, डिक्रीज होगा तो ऐड होगा, इंक्रीज होगा तो लेस होगा। करंट लायबिलिटी में स्ट्रेट होगा, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। करंट एसेट्स में देखिए टोटल 3 आइटम है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हो चुका है, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल का एंट्री हम लोग यहाँ करेंगे। इन्वेंट्री 12,000 से 18,000 हुआ है, 6,000 इंक्रीज़ हुआ है। तो करंट एसेट्स इंक्रीज होगा तो ब्रैकेट में आएगा क्योंकि उल्टा होता है, तो 6,000 ब्रैकेट में कर देते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज़ इन डेटर्स, मतलब ट्रेड रिसीवेबल, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है तो ये भी ब्रैकेट में होगा। इंक्रीज़ इन डेटर्स 15,000 से 19,000 हुआ है, मतलब 4,000 ब्रैकेट में होगा। और करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम है, ट्रेड पेबल माने क्रेडिटर। करंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। ये देखिए घट रहा है, क्रेडिटर 11,000 से 9,000 हुआ है, डिक्रीज़ हो रहा है तो यहाँ भी डिक्रीज़ कर देंगे हम लोग, निगेटिव कर देंगे। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 2,000 ब्रैकेट में। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा चेक रिमेनिंग आइटम। पुराने बैलेंस शीट से जो भी आइटम बचा हुआ है उसका रिकॉर्ड यहाँ आएगा तो यहाँ करेंगे, यहाँ आएगा तो यहाँ करेंगे, खर्चा इनकम होगा तो यहाँ करेंगे, और इससे रिलेटेड होगा तो यहाँ करेंगे। देखिए शेयर कैपिटल पहला आइटम है, 30,000 से 36,000 हुआ है, इसका मतलब शेयर्स इशू हुआ है, शेयर इशू हुआ है तो पैसा आएगा, इस थर्ड वाला में होगा। इशू ऑफ इक्विटी शेयर 6,000 पॉजिटिव फिगर होगा। रिजर्व एंड सरप्लस में पीएल बैलेंस दिया हुआ है, 14,000 से 20,000 हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे क्लोजिंग सरप्लस बैलेंस, ये पहले ही कर देना चाहिए था हमको।
20,000 वाला क्लोजिंग है और ओपनिंग है 14,000। उसका मतलब ड्यू दिन में प्रॉफिट हुआ है 6,000। ये लॉन्ग टर्म बोरिंग हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, फिक्स एसेट में टांजिबल प्लांट एंड मशीनरी हो गया। इनटांजिबल देखिए गुडविल 6,000 से 5,000 हुआ है, मतलब गुडविल राइट ऑफ हुआ है, मतलब लॉस है, नॉन कैश है। यहाँ आएगा पीएल में डेबिट होगा, मतलब ऐड होगा। गुडविल रिटर्न ऑफ 1,000। उसके बाद करंट एसेट तो सब हो गया। अब हम लोग बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे? इसको हम लोग यहाँ आउटर में ले आते हैं, ये हुआ 10,000। इसको भी आउटर में ले आते हैं 3,000। इसको आउटर में ले आते हैं 100। अब ये 10,000 और 6,000 16,000, 3,000 19,000, उसमें से 100 गया, ये आया 18,900। ये आपका है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस 18,900 को हम लोग यहाँ लाएंगे फॉर्मेट में। बुक में क्या किया है, ये जो हम अलग से बनाए हैं इस पूरे चीज़ को यहाँ दिखा दिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा डरावना हो गया, इसलिए हम इसको अलग कर दिए। ये रफ में निकाल के ऐसे यहाँ दिखा देंगे, ये अलग से कंप्यूट करके ये वाला अमाउंट यहाँ बैठा देंगे। अब ये सब ऐड लेस करके आउटर में लाते हैं, ये आएगा 1,900। इसमें एक ही आइटम है 3,000, और ये हो गया 3,900 ब्रैकेट में। देखिए ये मिल गया। ये 1,000 रुपीज़ नेट हमको ले आना है। इन दोनों में जल्दी से गलती नहीं होता है, ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में। सबसे ज़्यादा लफड़ा इस ऑपरेटिंग में है। ये आउटर कॉलम में टोटल 3 आइटम आता है। ये 1000 हमको पता है, 1000 लाना है, और ये दोनों में गलती होता है कम, तो इसको कर दो बैलेंस। और यहाँ पे हमको इसमें हमको जो आता है वो करके बाकी छोड़ दो और बैलेंस कर दो, तब भी बहुत मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह से एक सिंपल सम मैंने आपको करके बताया, ठीक है।